नमस्कार। आज हम भारतीय न्यायपालिका के एक बहुत ही अहम पहलू पर बात करने वाले हैं। ये अक्सर सुर्खियों में रहता है, लेकिन इसकी बारीकियां समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया, जिसे हम कोलेजियम सिस्टम के नाम से जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास इस विषय पर एक काफी डिटेल्ड यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट है। वो इस सिस्टम के बनने की कहानी, ये कैसे काम करता है और इससे जुड़ी जो चुनौतियां हैं, जो बहसें हैं, उन पर रोशनी डालती है। तो आज का मकसद है इस पूरी व्यवस्था को खंगालना। ये सिस्टम आखिर है क्या, कहाँ से आया और क्यों इस पर इतनी चर्चा होती है। चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये चर्चा जरूरी भी है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की नींव तो आप देखिए कानून के राज पर ही टिकी होती है। सही बात है। और इसके लिए चाहिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब ऐसे जज जो बिना किसी राजनीतिक दबाव के सिर्फ कानून और तथ्यों के आधार पर फैसला कर सके। कोलेजियम सिस्टम इसी स्वतंत्रता को बनाए रखने की एक कोशिश है। लेकिन जैसा हम देखेंगे, इस कोशिश की अपनी पेचीदगियां और विवाद भी हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है जजों की नियुक्ति पर? देखिए, संविधान में सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए है अनुच्छेद 124(2). 124(2), ठीक है। और हाई कोर्ट जजों के लिए है अनुच्छेद 2171। निचली अदालतों के लिए भी हैं 233 और 234। अच्छा। तो अनुच्छेद 124(2) कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेंगे। हाँ। लेकिन ऐसा करने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट के ऐसे जजों से परामर्श करेंगे जैसा वो जरूरी समझें। परामर्श, कंसल्टेशन। हाँ, और इसी तरह अनुच्छेद 217(1) में हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति की बात है। वो भी राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई, उस राज्य के राज्यपाल, और अगर मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी और जज की नियुक्ति हो रही है तो उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद। तो दोनों ही जगह ये परामर्श शब्द आ रहा है। हाँ। और जैसा आपने कहा, राष्ट्रपति ऐसे जजों से परामर्श करेंगे जैसा वो जरूरी समझे। मुझे लगता है यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। बिल्कुल, ये परामर्श शब्द ही कुंजी है। अच्छा, और जजों की संख्या के बारे में क्या संविधान में कुछ है? ये भी दिलचस्प है। संविधान मूल संख्या बताता है, पर उसे बदलने का अधिकार संसद को देता है। अच्छा। हाँ, शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और 7 दूसरे जज थे, बस। सिर्फ 8? हाँ, आज ये संख्या 33 जज और एक चीफ जस्टिस यानी कुल 34 है। काफी बढ़ गई है। बिल्कुल। और ये संख्या बढ़ाने के लिए संसद को सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या अधिनियम में बाकायदा बदलाव करना पड़ता है। लेकिन हाई कोर्ट के लिए मामला अलग है। वो कैसे? वहाँ जजों की संख्या जो अभी करीब 1108 स्वीकृत है, वो राष्ट्रपति एक कार्यकारी आदेश से तय करते हैं। उसके लिए संसद से कानून पास कराने की जरूरत नहीं। ये फर्क है। ठीक है, लेकिन ये कॉलेजियम शब्द ये कहाँ से आया? संविधान में तो आपने बताया नहीं इसका जिक्र है। मुझे हमेशा ये जानने की उत्सुकता रही है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, संविधान में कहीं भी कोलेजियम शब्द नहीं लिखा है। अच्छा। कोलेजियम का मतलब सीधा सा है, कुछ लोगों का समूह जो मिलकर कोई फैसला लेता है या सिफारिश करता है, बस। ओके। न्यायपालिका के संदर्भ में ये जजों का वो समूह है जो दूसरे जजों की नियुक्ति और तबादलों के लिए नाम सुझाता है। ये सिस्टम संविधान से नहीं आया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण फैसलों से उभरा है, जिन्हें हम आमतौर पर 3 जजेस केस के नाम से जानते हैं। हाँ, मैंने इनके बारे में सुना है। पहला केस कौन सा था? पहला था एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामला 1982 का। इसे फर्स्ट जजेस केस भी कहते हैं। ठीक है। इसमें 7 जजों की बेंच बैठी थी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 124(2) और 217(1) में जो परामर्श लिखा है वो जरूरी तो है, मतलब सरकार को करना ही होगा, लेकिन राष्ट्रपति या सरकार उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अच्छा, बाध्य नहीं है। हाँ, यानी परामर्श का मतलब सहमति या कंकरेंस बिल्कुल नहीं है। हाँ। कोर्ट ने यह जरूर कहा कि भाई परामर्श सिर्फ नाम के लिए नहीं होना चाहिए, सार्थक हो, ठोस हो। सरकार को सीजीआई समेत सभी संबंधित लोगों की राय को गंभीरता से लेना होगा, सबको बराबर वजन देना होगा। और इसी केस में कोर्ट ने पहली बार एक कॉलेजियम जैसे निकाय का आइडिया भी दिया था, लेकिन ये कहा कि इसमें सिर्फ जज ही नहीं बल्कि कानून के जानकार और दूसरे लोग भी हो सकते हैं, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया ज्यादा व्यापक हो। तो पहले केस में कोर्ट ने कहा कि सरकार सलाह मानने को बाध्य नहीं है, लेकिन फिर जैसा आपने कहा 3 केस हैं, तो पासा पलट क्या होगा? बिल्कुल, पासा पलटा 1993 में। तब आया सेकंड जजेस केस।
इसका पूरा नाम है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके। इसमें 9 जजों की बेंच बैठी और 7.2 के बहुमत से एसपी गुप्ता वाले फैसले को पलट दिया। जस्टिस JS वर्मा ने बहुमत का फैसला लिखा था। तो क्या कहा इस बार कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ये बेहद जरूरी है कि जजों की नियुक्ति में न्यायपालिका की ही प्रधानता हो। अच्छा। इसलिए अनुच्छेद 124(2) और 217(1) में जो परामर्श लिखा है उसका मतलब असल में सहमति ही समझा जाना चाहिए। ओहो, मतलब अब बाध्यकारी हो गया। हाँ बिल्कुल, मतलब CJI की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति अब बाध्य है। इससे CJI की भूमिका बहुत बहुत शक्तिशाली हो गई। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि CJI अकेले सलाह नहीं देंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे वरिष्ठ जजों से सलाह मशवरा करके ही अपनी राय बनाएंगे। यहीं से असल में उस कोलिजियम की नींव पड़ी जिसे हम आज जानते हैं, यानी जजों द्वारा ही जजों को चुनने की व्यवस्था। अच्छा, तो यहीं से शुरुआत हुई। हाँ, कोर्ट का एक तर्क ये भी था कि देखिए, सरकार खुद देश में सबसे बड़ी मुकदमेबाज है ना? तो उसका जजों की नियुक्ति में दखल देना एक तरह से हितों के टकराव जैसा होगा। हालांकि जस्टिस अहमदी और जस्टिस पुंछी इस फैसले से सहमत नहीं थे, उन्होंने असहमति जताई थी। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था, मतलब कोर्ट ने एक तरह से संविधान के शब्द की व्याख्या करके पूरी व्यवस्था ही बदल दी। हाँ, कह सकते हैं। और फिर तीसरा केस उसने क्या किया, वो कब आया? तीसरा केस जो 1998 में आया, वो असल में कोई केस नहीं था। वो राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई सलाह थी, एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। अच्छा, सलाह मांगी गई थी। हाँ, क्योंकि सेकंड जजेस केस के बाद भी कुछ बातों पर मतलब पूरी तरह स्पष्टता नहीं थी, जैसे परामर्श में ठीक कितने जज शामिल हों, CJI की राय का वजन कितना हो, अगर जजों में आपस में मतभेद हो जाए तो क्या होगा, इस तरह के सवाल थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस रेफरेंस में इन सभी सवालों के जवाब दिए और जो मौजूदा कोलिजियम सिस्टम है उसकी पूरी रूपरेखा तय कर दी। कि सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति के लिए कोलिजियम कैसा होगा, हाई कोर्ट के लिए कैसा होगा, प्रक्रिया क्या होगी, वगैरह वगैरह। तो इन ऐतिहासिक फैसलों के बाद आज असल में ये सिस्टम दिखता कैसा है, मतलब जज चुने कैसे जाते हैं, प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया अलग अलग स्तरों पर थोड़ी अलग है। सबसे पहले CJI की नियुक्ति की बात करते हैं। हाँ। यहाँ मामला काफी सीधा है। सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ जज होते हैं, और वरिष्ठता उम्र से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की तारीख से तय होती है, वही अगले CJI बनते हैं। ये एक स्थापित परंपरा बन चुकी है। अच्छा, मतलब ऑटोमेटिक है एक तरह से। हाँ, काफी हद तक। हालांकि इसका अपवाद भी हुआ है। 70 के दशक में 2 बार इस परंपरा को तोड़ा गया था, जब राजनीतिक कारणों से वरिष्ठ जजों को नजरअंदाज कर जूनियर जजों को CJI बनाया गया था। पहले जस्टिस AN रे और फिर जस्टिस MH बेग। केशवानंद भारती केस और ADM जबलपुर केस के बाद ये हुआ था। वो दौर अलग था। हाँ, ये वाकया बताते हैं कि कार्यपालिका का हस्तक्षेप कितना संवेदनशील मुद्दा रहा है। सही बात है। और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों की नियुक्ति वो कैसे होती है? उसके लिए एक कॉलेजियम है। उसमें CJI के अलावा सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे वरिष्ठ जज होते हैं, यानी कुल 5 सदस्य। CJI + 4, ठीक है। हाँ, ये कॉलेजियम नामों पर विचार करता है। अब किसी नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजने के लिए CJI के साथ कम से कम 3 और जजों की सहमति जरूरी है। अच्छा, मतलब 5 में से 4 की सहमति? हाँ, कम से कम। और अगर CJI ही किसी नाम के खिलाफ है तो वो नाम आगे नहीं बढ़ सकता। ये एक तरह से CJI का वीटो पावर है। वीटो है CJI के पास। हाँ, सिफारिशें आमतौर पर या तो 5-0 से जाती है, मतलब सर्वसम्मति से, या 4-1 के बहुमत से। अगर सिफारिश 4-1 से गई है तो सरकार के पास एक मौका होता है कि वो उस नाम पर कोलिजियम से पुनर्विचार करने को कह सकती है। अच्छा, वापस भेज सकती है सरकार एक बार। लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद कोलिजियम फिर से उसी नाम को भेजता है, खासकर अगर इस बार सर्वसम्मति से 5-0 से भेजता है, तो फिर सरकार को इस व्यक्ति को जज नियुक्त करना ही पड़ता है, वो बाध्य है। ओके, तो ये सुप्रीम कोर्ट की बात हुई। और हाई कोर्ट के जजों के लिए? हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम थोड़ा छोटा है। इसमें CJI और सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे वरिष्ठ जज होते हैं, मतलब CJI + 2। ठीक है।
प्रक्रिया भी थोड़ी अलग है। पहले क्या होता है कि संबंधित हाईकोर्ट का अपना कोलिजियम होता है, जिसमें वहाँ के चीफ जस्टिस और 2 वरिष्ठतम जज होते हैं। वो नामों का एक पैनल तैयार करते हैं। ये नाम फिर राज्य सरकार के पास जाते हैं, मुख्यमंत्री और राज्यपाल की राय के लिए। उनकी राय ली जाती है। कारी होती है? नहीं, बाध्यकारी नहीं। इसके बाद ये फाइल केंद्रीय कानून मंत्रालय से होते हुए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के पास पहुंचती है। अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम का ही होता है। समझ गया। और जजों के तबादले वो कौन तय करता है, एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट? हाई कोर्ट जजों के तबादलों का फैसला भी वही 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम करता है। मतलब सीजेआई प्लस 4 वरिष्ठतम जज जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति करता है, वही। ओके। इसमें महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि तबादला सजा के तौर पर नहीं किया जा सकता, मतलब किसी को पनिश करने के लिए नहीं। ठीक। और सीजेआई अकेले फैसला नहीं ले सकते, उन्हें बाकी 4 जजों से सलाह लेनी ही होगी। साथ ही जिस हाई कोर्ट से जज जा रहे हैं आउटगोइंग और जिस हाई कोर्ट में जा रहे हैं इनकमिंग, दोनों के चीफ जस्टिस से भी सलाह ली जाती है। हालांकि उनकी राय मानना बाध्यकारी नहीं है। लेकिन अगर किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ही तबादला होना हो तो फिर किसी और से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सुनने में तो ये पूरी प्रक्रिया काफी जटिल और अंदरूनी सी लगती है। और जैसा हमने शुरू में बात की थी, इस सिस्टम की आलोचना भी कम नहीं होती। क्या है मुख्य चिंताएं? लोग क्या कहते हैं? हाँ, चिंताएं काफी गंभीर हैं और बार बार उठाई जाती हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी आलोचना है पारदर्शिता की कमी, ओपेकनेस। मतलब ये कि पूरी प्रक्रिया बंद दरवाजों के पीछे होती है। कॉलेजियम किस आधार पर किसी वकील या जज को चुनता है या खारिज करता है, ये सार्वजनिक तौर पर पता नहीं चलता। सेकेंड जजेस केस में एक शब्द इस्तेमाल हुआ था, इंस्टीट्यूशनली फिट, पर इसका असल मतलब क्या है, कौन फिट है कौन नहीं, ये आज तक साफ नहीं है। ये अस्पष्टता ही मतलब कई समस्याओं की जड़ है। और इसी अस्पष्टता से शायद वो भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म के आरोप भी लगते होंगे। बिल्कुल, जब प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी तो शक पैदा होना लाजमी है। आरोप लगते हैं कि भाई नियुक्तियों में कई बार योग्यता से ज्यादा जान पहचान, पारिवारिक पृष्ठभूमि या व्यक्तिगत संबंधों को तवज्जो दी जाती है। अंकल जज सिंड्रोम की बात भी की जाती है। एक और बड़ी आलोचना जो मैंने सुनी है वो है न्यायिक अतिक्रमण की, जुडिशियल ओवररीच। इसका क्या मतलब है संदर्भ में? इसका मतलब है कि आलोचक ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 में लिखे सीधे साधे शब्द परामर्श की व्याख्या करते करते उसको खींचते खींचते एक ऐसी जटिल व्यवस्था बना दी है जिसका जिक्र संविधान में कहीं था ही नहीं। अच्छा। तो सवाल उठता है कि क्या ये संविधान की व्याख्या है या उसे एक तरह से दोबारा लिखना है? क्या संविधान बनाने वालों ने कभी सोचा था कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसी हो जाएगी जहां न्यायपालिका का ही लगभग पूरा नियंत्रण हो? ये एक बुनियादी सवाल है। अच्छा, इन सैद्धांतिक आलोचनाओं के अलावा क्या इसके कुछ व्यवहारिक असर भी दिखते हैं, मतलब जमीन पर? हाँ, बिल्कुल दिखते हैं। और शायद सबसे बड़ा असर है जजों के खाली पद और बढ़ते हुए मुकदमों का बोझ। हाँ, ये तो बहुत सुनने में आता है। आंकड़े बताते हैं कि हाई कोर्ट्स में जितने पद स्वीकृत हैं, उनमें से करीब 1/3 लगभग 34% या 381 पद, ये जुलाई 2022 तक के आंकड़े हैं, वो खाली पड़े रहते हैं। 1/3? ये तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। और नतीजा, हाई कोर्ट्स में करीब 60 लाख यानी 6 मिलियन केस पेंडिंग है। आप सोचिए। बाप रे। और सुप्रीम कोर्ट में भी 72,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। ये देरी, ये पेंडेंसी आम आदमी के लिए तो न्याय से इनकार जैसी ही है। बिल्कुल। 34% पद खाली। क्या इसकी एक वजह यह भी है कि जो कोलिजियम के जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनके पास इन नियुक्तियों के लिए वक्त ही नहीं होता, वो अपने केस में इतने व्यस्त रहते हैं? ये भी एक बहुत प्रैक्टिकल दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट के जज अपने अदालती काम में केस सुनना, बहसें सुनना, फैसले लिखना, इसमें बेहद व्यस्त रहते हैं। उनके पास हजारों पन्नों की फाइलों को छानकर उम्मीदवारों की योग्यता, उनकी ईमानदारी, उनकी पृष्ठभूमि का गहराई से मूल्यांकन करने के लिए बहुत सीमित समय ही होता है। खासकर जब हाईकोर्ट से दर्जनों नाम एक साथ आ जाते हैं, ये पूरी प्रक्रिया बहुत समय लेने वाली और थका देने वाली है। तो इतनी सारी आलोचनाओं और दिक्कतों के जवाब में सरकार ने 2014 में एक विकल्प लाने की कोशिश की थी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, NJSC। उसका क्या हुआ? वो क्यों नहीं चल पाया? हाँ, वो एक बहुत बड़ी कोशिश थी,
सरकार ने बकायदा संसद से 99वां संविधान संशोधन पास किया और NJAC एक्ट बनाया। 99th अमेंडमेंट, हाँ। इसका मकसद था कोलिजियम को हटाकर एक नया आयोग बनाना जो ज्यादा संतुलित हो। इस NJAC में 6 सदस्य होने थे।